हेलो फ्रेंड्स। मैं जसवंत कुमार राज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस आप जानते हैं, भारत के संविधान के लागू होने से भारत गणतंत्र बन गया। इस वजह से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। यह जो गणतंत्र दिवस है वो एक भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। यह वह तारीख है 26 जनवरी। यह वो तारीख है 26 जनवरी का, तब जब भारत जो है गणराज्य बना। तो ये 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ जिनके बेसिस पर हाँ यहां कहा जाए कि भारत एक गणराज्य बन गया, एक गणतंत्र बन गया। तो वास्तविक में हम यही सब बातें आज समझेंगे। छोटे से सेशन में हम यही समझेंगे कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भारत ठीक है, गणतंत्र है, मगर किस तरह का गणतंत्र? तो हम कहेंगे लोकतांत्रिक गणतंत्र। ये लोकतंत्र क्या होता है, उनके स्वरूप क्या होते हैं, और यदि भारत चलो हम कहें कि वहां गणतंत्र बन गया तो किस स्तर के गणतंत्र है। हम आज की सेशन में बस छोटी सी यही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आज 26 जनवरी की जो ऐतिहासिकता है, इस दिन ऐसा क्या हुआ था। तो हुआ थोड़ी यह बातें हैं, उनको जान लेते हैं पहले। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का, भारत का जो संविधान है उस संविधान का ये प्रारंभ की तारीख है। उस संविधान का प्रारंभ की तारीख है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं। 26 जनवरी 1950 से जो है भारत का संविधान प्रारंभ हुआ, मतलब लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से लागू होने का मतलब ये था इसमें कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने वाला। तो बदला क्या? जिसकी वजह से भारत पहले डोमिनियन हुआ करता था, वहां एक गणराज्य बन गया, एक संप्रभु गणराज्य बन गया। तो कैसे? संविधान के प्रारंभ की तारीख में कैसे? इस संविधान की जो प्रारंभ की जो तारीख है, संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। इसी में वो कैसे का जवाब मिल जाएगा। इसी में जो है अनुच्छेद 395 है, अनुच्छेद 395 है। और अनुच्छेद 395 में यहीं पर ले रहा हूं, अनुच्छेद 395। उस अनुच्छेद 395 में जो है दो कानून विशेष रूप से उनकी चर्चा है, एक और है वहां पर। दो कानून की बात कर रहा हूं मैं, एक भारत शासन अधिनियम, भारत शासन कानून 1935, और जबकि दूसरा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे भारत क्या बना था? डोमिनियन भारत, डोमिनियन भारत। ये भारत डोमिनियन था, तो इसी को हमें समाप्त करना था। इस भारत के जो स्टेटस था, डोमिनियन था, इसको समाप्त करने के लिए हमें इस दोनों कानून को निरस्त करने था। इसीलिए अनुच्छेद 395 में इन दोनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया। निरस्त करते ही जो है, क्योंकि संविधान जैसे प्रारंभ हो रहा है, संविधान के प्रारंभ होने के साथ साथ ये दोनों अधिनियम, दोनों कानून क्या है? निरस्त हो गए। निरस्त होने का मतलब ये है कि भारत अब डोमिनियन नहीं, बल्कि यहां जो भारत होगा, वहां जो भारत होगा, अब क्या हो गया? गणराज्य। अब वो भारत क्या हो गया? गणराज्य होगा। ये भारत गणराज्य होने का अर्थ क्या है? तो गणराज्य होने का जो अर्थ यह है कि अब कम से कम भारत में अभी तक जो सर्वोच्चता
बना हुआ था। इस भारत, एक तरह से देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति की, जो ब्रिटेन का सम्राट हुआ करता था, उनकी संपत्ति बन चुका था ये भारत। मगर अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, इस राष्ट्र का जो मुखिया होगा, राष्ट्र का जो प्रधान होगा, वहां कोई पद, उनका जो पद है, कोई एक व्यक्ति मतलब वंशानुगत एक व्यक्ति धारण नहीं करेगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा। अगर राष्ट्र का जो प्रमुख अगर वंशानुगत नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां कैसा होगा, निर्वाचित हो। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वहां कैसा होगा, निर्वाचित होगा। इसीलिए भारत के जो है प्रेसिडेंट, भारत के जो है राष्ट्रपति, वहां कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। उनका पद किसी भी स्थिति में जो है वंशानुगत नहीं हो। इनके साथ साथ दूसरी जो बातें होती है इनमें, रिपब्लिक होने का जो मतलब है वह है कि यहां, रिपब्लिक होने का मतलब यह है कि यहां जो इस राष्ट्र के जो कार्यालय है, सभी जो राष्ट्रीय कार्यालय है, वो सभी जो है, जो आम जन के लिए, जनता के लिए खुले रहेंगे। जनता के लिए खुले रहेंगे, जनता के लिए खुले रहने का मतलब ये हुआ कि वहां कोई व्यक्ति पर विशेष अधिकार नहीं होगा किसी पद पर। किसी भी कार्यालय में जो पद है, उसमें किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति का कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, कोई विशेष दावा नहीं कर सकता अपनी वहां। कोई भी पद, निश्चित राष्ट्रपति से लेकर के जो है इस तरफ छोटा सा अगर चपरासी भी है, तो वहां तक कोई भी अपनी जो है क्षमता, अपनी योग्यता से पहुंच सकता है। किसी का जन्म के आधार पर किसी पद पर कोई अधिकार नहीं हो, कोई पद अधिकार नहीं हो। तो मुख्य बातें जो है, गणतंत्र होने के मतलब ये है कि संवैधानिक जो मुख्य, जो उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहां पद वंशानुगत नहीं होगा। और जो राष्ट्रीय जो कार्यालय होंगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा, उन सब में जो है जनता की पहुंच होगी, जनता की पहुंच होगी। किसी विशेष व्यक्ति का जन्म के आधार पर, किसी पद पर कोई आधार पर उनका कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। यहां तो हुआ गणतंत्र। अब ये भारत जो है किस तरह का गणतंत्र है, ये जो भारत है वो किस तरह का गणतंत्र है, तो इसका जवाब हमें मिलता है भारत के संविधान की उद्देशिका में। तो भारत एक्चुअल में किस तरह का गणतंत्र है, यहाँ जो भारत है किस तरह का गणतंत्र है, तो उसका जवाब मिलता है हमें भारत के संविधान की उद्देशिका में। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, वहां प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो किस प्रकार का गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। किस प्रकार की गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अब यहां पर एक और एक प्रत्यय के जैसा जुड़ गया, वहां क्या है, लोकतंत्र, और दूसरा क्या है, गणराज्य। गणराज्य का तो अर्थ मैंने अभी समझाया, इसका तो अर्थ हमने समझ लिया। अब लोकतांत्रिक में जो लोकतंत्र है उसका क्या अर्थ, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र में जो है, लोकतांत्रिक गणराज्य में जो लोकतंत्र, ये जो शब्द है, ये जो लोकतंत्र जो शब्द है, ये एक्चुअल में लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस, और दूसरा जो शब्द है केटिया। डेमोस तो क्या है, केटिया।
तो जिसका जो अर्थ होता है कि जिसका जो अर्थ होता है डेमोस, मतलब होता है जनता, और क्रेडी एक अर्थ होता है शक्ति। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस लोकतंत्र का जो मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि वहां क्या है, जनता की शक्ति है। लोकतंत्र मीन्स क्या हुआ, डेमोक्रेसी। जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वहां डेमोस, जैसे मैंने बताया, और किससे, क्रेशिया, इस दो शब्द से बना हुआ है जिनका अर्थ होता है जनता की शक्ति। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भारत में जो शक्ति है वो किसकी है, जो संप्रभुता की जो शक्ति है किसमें है, किसकी है, वो भारत की जनता में है, वो भारत की जनता की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत एक किस प्रकार का भारत है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य है। कुछ लोकतंत्र में, अब लोकतंत्र तो भारत में लोकतंत्र किस तरह का, भारत में जो लोकतंत्र है उनका अपना स्वरूप। लोकतंत्र जो है यहां प्रत्यक्ष या फिर जो है वहां अप्रत्यक्ष हो सकता है। भारत में कुछ मामलों में अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे कि भी निर्वाचन पंचायत चुनाव में अगर देखेंगे, राइट। मगर वास्तविक में अगर देखा जाए तो राष्ट्राध्यक्ष के स्तर में अगर देखा जाए, राष्ट्र के स्तर में अगर देखा जाए तो कैसा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, जहां पर राष्ट्र के जो मुखिया है उनको अप्रत्यक्ष रूप से जनता सुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता सुनती है ये, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो लोकतांत्रिक जो बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में लोकतांत्रिक जो गणराज्य की बात कर रहा हूं उसमें उसमें कम से कम, कम से कम, कम से कम इस राज्य पर, इस राज्य पर जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति का अधिकार मतलब उनकी बपौती नहीं है, वह इनका अधिकार नहीं। इसका मतलब यदि एक व्यक्ति का अधिकार होता इस राज्य पर, वहां तंत्र कहलाता राजतंत्र, और राजतंत्र में मुखिया होता वहां राजा। उनके आदेश से ही जो है कानून लागू किए जाते, उनके ही आदेश से कानून बनाए जाते, और उनके ही द्वारा ही अंतिम रूप से न्याय सुनाए भी जाते। मतलब पूरी तरह से शक्ति निरंकुश तरीके से में एक ही व्यक्ति में, इनको कह सकते हैं मोनार्की, उस प्रकार का होगा तब। मगर एग्जैक्टली वैसा नहीं है। यहां पर शक्ति किसकी है, यहां पर अधिकार किसका इस राज्य पर, वहां किसका है, जनता का है, वहां किसका है, जनता का है। इसीलिए इसीलिए जो है इनको हम कहते हैं ये जनता का शासन। मगर कुछ कुछ परिस्थितियां कभी कभी विशेष रूप से ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि जनता ही प्रमुख है, ठीक है, मगर जनता के साथ साथ जो है इसमें, जनता के साथ साथ इनमें जो है वो राजा की भी अस्तित्व होता है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक तरह से मिश्रित की बात कर रहा हूं मैं, एक तरह से मैं मिश्रित की बात कर रहा हूं। मतलब ये हुआ कि मैं संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा हूं मैं संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा हूं। मतलब यहां पर नाम मात्र का जो मुखिया होगा वो राजा होगा, मगर ये राजा पर पूरी तरह से, राजा पूरी तरह से निर्भर होंगे, राजा पूरी तरह से निर्भर होंगे किस पर, जनता के द्वारा बनाए गए सरकार पर। कि राजा जो है उनकी जनता की जो सरकार हो, बनाया जो बनाया द्वारा बनाए गए जो सरकार है उनके द्वारा राजा जो है जो भी निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से यहां जो भी क्या हो गया, एक संवैधानिक राजतंत्र, ये क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र। मगर इससे इतर
अगर हम बात करें, इससे इतर हम बात करें किसका, लोकतंत्र। हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें अगर हम बात करें, तब जब हम लोकतांत्रिक जब गणराज्य की जब बात करते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य की जब बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस लोकतांत्रिक गणराज्य में इस राष्ट्र का जो मुखिया है, मुख्य का पद ये वंशानुगत नहीं है। मुख्य का जो पद है वंशानुगत नहीं, बल्कि कैसा होगा, निर्वाचित होगा। कैसा होगा, निर्वाचित। इनके साथ साथ जो है, इसमें जो कार्यालय, जो सरकारी जो कार्यालय है, वो जनता के लिए खुले रहेंगे। कोई भी आम जनता जो है अपनी योग्यता के बेसिस पर, योग्यता के बल पर वह छोटे से और छोटे और बड़े से बड़े पद तक वहां पहुंच सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का किसी पद पर कोई जन्म से आधार पर उनका कोई अधिकार नहीं। राइट। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत किस प्रकार का, तो भारत किस प्रकार का जो है गणतंत्र है, वहां लोकतांत्रिक गणतंत्र है। मगर साथ में जो है एक दूसरी बातें और यहां भी चला आता है, और भी चला आता है कि हम अब 26 जनवरी 1950 को तो ठीक है भारत गणतंत्र बन गया, मगर वास्तविक में जो गणतंत्र है, क्या हम वास्तविक में पूरी तरह से बन पाए हैं। संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष तो पूरा हो गया, राइट। मगर क्या हम वास्तविक में जो है गणतंत्र बन पाए हैं। तो एग्जैक्टली जो है वो गणतंत्र के विकास की जो प्रक्रिया है हमारी कहां तक पहुंची है, हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए अब तक, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं। हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं, इस बात को अगर हमें समझना है तो स्वाभाविक है हमें कुछ मापदंडों के हिसाब से देखना पड़ेगा। स्वाभाविक है वो जो मापदंड के रूप में अगर देखा जाए, मतलब एक औपचारिक रूप से अगर देखा जाए और वास्तविक रूप में, तो दो तरीके से हो सकते हैं इनके, इनको समझने का। तो दो तरीके हो सकते हैं इनको समझने का। तो एक पहला जो है, एक पहला जो है, मैं औपचारिक रूप से की बात कर रहा हूं मैं, या फिर प्रक्रियात्मक भी कह सकते हैं, अभी प्रक्रियात्मक भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वास्तविक में, दूसरा जो है वास्तविक में, सब्सटेंटिव, वास्तविक। तो पहले यदि हम देखें इस तरफ से कि हम अभी किस स्तर तक के गणतंत्र हो पाए हैं। अमेरिका भी तो एक गणतंत्र है ना, मगर ब्रिटेन, वहां क्या है, राजतंत्र। वहां क्या है, राजतंत्र है। हम वही देखेंगे एक्चुअल में, ठीक। जैसे अब इसमें औपचारिक रूप से अगर देखें, सिर्फ एक मापदंड जो चूंकि रणनीति विज्ञान में इस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं कि पहला जो होता है इनमें, पहला जो होता है इनमें हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट के मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं, राष्ट्राध्यक्ष, उस राष्ट्र के जो प्रधान है। अब इस राष्ट्र के प्रधान की जो स्थिति मैंने दो बताया, या तो क्या है वहां वंशानुगत है, या फिर वहां क्या होगा, निर्वाचित। राइट। अब चूंकि भारत की स्थिति इस मामले में अगर देखें तो वहां तो बिल्कुल सही है। हम एक तरह से क्या है, निर्वाचित तो है, वहां क्या है, निर्वाचित है। इसका मतलब यहां पर कोई वंशानुगत वाला स्थिति नहीं है। तो इस मामले तो हम जो है बिल्कुल गणतंत्र है।
दूसरी तरफ अगर बात करें इनकी हम, तो यहां पर क्या लोकप्रिय जो संप्रभुता है जनता में है? लोकप्रिय जो संप्रभुता है क्या वो जनता में है? तो कह सकते हैं आप कि जो सरकार जो चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। मगर हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा एक्चुअल में, मगर हमें उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जनता के द्वारा जो सरकार जो चुना जा रहा है, उसमें कई तो ऐसे भी हो जाते हैं, कुछ कभी ऐसे पद या फिर कुछ ऐसे जो है होते हैं कि हालांकि निर्वाचन ही हो रहा है, मगर उस निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो किसी के दादा, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद फिर उसका पुत्र, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशानुगत तरीके से लगातार वो चलता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो पद है उनकी बपौती बन गया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो सरकार तो अभी भी जनता के द्वारा चुने हुए लोगों से बनती है, मगर फिर भी यह पूर्ण रूप से जो है नहीं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में अब कोई वंशानुगत नहीं रहा गया है, कोई वंशानुगत पद नहीं, कोई वंशानुगत पद नहीं है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही मापदंड है ये। इनके अलावा जो है जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसेस है, जो सार्वजनिक ऑफिस है, सार्वजनिक जो कार्यालय है हमारे, सार्वजनिक जो कार्यालय है, इसमें किसी एक निजी व्यक्ति का, इसमें किसी निजी व्यक्ति का जो है कोई कुछ संपत्ति जैसा वहां नहीं है, बल्कि एक्चुअल में क्या है, जनता, वो जनता की संपत्ति। इसका मतलब ये है कि छोटा सा छोटा कार्यालय और बड़े से बड़ा जो कार्यालय, उसमें जो पद है, जो अधिकारी कर्मचारी है, जो प्रशासक है, ये कोई भी व्यक्ति जा सकता है। किसी एक पद पर जो है कोई जन्म के आधार पर उनका कोई वहां पर अधिकार नहीं हो। ये तो हुआ राजनीतिक विज्ञान में एक औपचारिक रूप से यहां मान लिया जाता है, अगर ये कंडीशंस अगर पूरा कर रहा है, मान लिया जाएगा कि वहां क्या है, गणतंत्र है, वहां क्या है, गणतंत्र है। राइट। अगर मैं दूसरी तरफ में अब वास्तविक की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में सब्सटेंटिव की बात कर रहा हूं मैं इसमें, वास्तविक में क्या हम गणतंत्र बन पाए हैं इसमें? अगर वास्तविक में अगर देखें तो भारत में संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरा होने के बाद भी आप राजनीति में देखिए, आप राजनीति में देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति कुछ लोगों की बपौती बन गया है। हाँ, ये अलग बात है कि बाकी और कुछ लोगों को अवसर मिल रहा है, मगर उसके बाद भी अगर देखें, इसके बाद भी अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कई कई मामलों में, कई मामलों में से प्रतीत होता है कि पर्टिकुलर किसी परिवार का या पर्टिकुलर किसी जो है एक समूह का राजनीति पर अधिकार सा हो गया है। समझ में आ रहा जो मेरी बात कह रहा हूं मैं ये? तो वास्तव में अगर देखें तो हम कहां गणतंत्र रह पाए, क्योंकि वहां तो जो है सबको बराबर अवसर मिल ही नहीं पा रहा है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का। महिलाएं जो है अगर देखें राजनीति में, जनसंख्या में तो ठीक है, चलो आधा प्रतिशत, आधा हिस्सा तो है, मगर राजनीति में नहीं के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अभी उस राजनीति में जो महिला और पुरुष में जो है, जो महिला और जो पुरुष है, मतलब जो जेंडर जो गैप है बहुत बड़ी मात्रा में है। तो भाई कि हमें क्या करनी पड़ेगी,
ये आवश्यकता किस बात की है? हम गणतंत्र तो ठीक हम कह दिए 26 जनवरी से हम बन गए, मगर वास्तविक में उसमें सबकी समान सहभागिता नहीं है। और विशेष रूप से अगर देखें तो कानून बनाने में, राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता कितनी है? यहाँ स्थापित करता है कि हम गणतंत्र तो है, मगर हम बहुत अच्छे जो अभिलक्षण है, गुण है, हम वहां तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाए हैं। ये तो मैंने बात की है राजनीति की। दूसरी तरफ अगर देखें न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका को अगर देखें आप, राइट, तो भारत की न्यायपालिका को अगर देखेंगे तो वहां पर भी अगर ऐसा देखा जाए तो वास्तविक में गणतंत्र कहाँ? क्यों? क्योंकि कुछ परिवार है एक्चुअल में, वही जो है न्यायिक गतिविधियों पर उनका ऐसा प्रतीत होता है अधिकार ही। क्योंकि अभी तो वर्तमान में स्थिति इस प्रकार की भी है, जानते हैं आप, कोलेजियम सिस्टम है नियुक्ति के लिए, तो न्यायाधीश ही न्यायाधीश को चुनेंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो वहां भी जो है क्वेश्चन मार्क लगाए जा सकते हैं, क्या हम किस स्तर तक की गणतंत्र है? तीसरी बात अगर मैं साथ में यहां भी जोड़ दूं, यहां पर विधायिका की बात अगर जोड़ दूं, मैं विधायिका की बातें अगर जोड़ दूं, विधायिका मतलब हमारी लोकतंत्र, हमारे लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में विधानसभा या फिर परिषद जो भी है, इसमें अगर देखें तो हमारा जो स्तर कहां तक, विधायिका में अगर देखें ठीक है, भले दो सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, मगर इसमें महिलाओं की संख्या देखिए जो हमारी पूरी जनसंख्या का आधा हिस्सा है, क्या उनकी वहां पर जो है कभी सहभागिता है? तो स्वाभाविक है, हमें गणतंत्र होने के मतलब यहां हुआ हमारे लिए कि सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, सभी जनता को मिलना चाहिए देश का, मगर वास्तविक में ऐसा नहीं है। तो हमें एक लंबा सफर तय करना है। क्या भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कब से? 26 जनवरी 1950। तो यहां तो हुआ भारत 26 जनवरी, उसकी महत्ता, इसके साथ साथ 26 जनवरी से हम बने गणतंत्र, जो कि अपने स्वरूप में वहां लोकतांत्रिक है। तो इस प्रकार से यहां जो देश कहलाता है लोकतांत्रिक राज्य, अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, और यहाँ की जनता वहां संप्रभु। तो आज के सेशन में हमने बस थोड़ी सी यही बातें हमने समझे। अगले किसी सेशन में, अगले दूसरे सेशन में किसी और टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। यह बातें यदि कुछ पसंद आए होंगे तो अपने दोस्त यार साथियों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।